है। हमने पिछले क्लास में चैप्टर शुरू किया था क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हमने देखा क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, उसके बाद हमने देखा वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस के बारे में, उसके बाद एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स थी, उसके बाद देखा था ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, जो कि हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना था स्टार्टिंग में, और फिर हीलियम और हाइड्रोजन स्केप हो गए थे एटमॉस्फेयर में, और फिर जो सारी गैसेस वोल्केनिक इरप्शन से हमारे पास आई उन्होंने हमारा पूरा एटमॉस्फेयर बना दिया। फिर हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, जो कि गैस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। फिर हमने देखा गैसेस के बारे में, जो कि कॉन्स्टेंट गैसेस और वेरिएबल गैसेस में डिवाइडेड है। फिर हमने कुछ गैसेस के बारे में जाना था, फिर जाना हमने वाटर वेपर के बारे में, और उसके बाद हम गए थे डस्ट पार्टिकल्स पे। डस्ट पार्टिकल में सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी और वो था हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। उसके बाद हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे नीचे कौन सा आता है तुम बताओ, मैं बताता हूँ चलो। अर्थ, उसके बाद ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, मीजोस, थर्मोस, फिर एक्सोस। फिर हमने पूरा ट्रोपोस के बारे में जाना, फिर स्ट्रेटोस के बारे में जाना, उसके बाद जाना मीजोस के बारे में, उसके बाद जाना थर्मोस के बारे में। थर्मोस में आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर दो लेयर्स होती हैं, इन दोनों के बारे में हमने जान लिया था। उसके बाद लास्ट में हमने एडिशनल नॉलेज में लिया था ऑरोरल्स के बारे में, जो कि स्वीडन, नॉर्वे, आयरलैंड में दिखते हैं। आज हम शुरू करेंगे आइसोलेशन से या फिर इंसुलेशन से। देखो, इंसुलेशन का मतलब मैं समझाता हूँ पहले, लेकिन उससे पहले तुम जानो कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे अर्थ पे है, हमारे अर्थ सरफेस पे है, वो है सोलर रेडिएशन और एंडोजेनेटिक फोर्सेस। अब बात करते हैं इंसुलेशन की। जो अर्थ का सरफेस है वो रिसीव करता है मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी शॉर्ट वेव लेंथ में, जो कि सन की लाइट से यहाँ तक आती है। अब अर्थ जो एनर्जी रिसीव करती है सोलर रेडिएशन से आती हुई, उसको हम बोलते हैं इंसुलेशन। और इंसुलेशन में दो सोर्सेज होते हैं, एक तो सोलर रेडिएशन जो हमने देखा अभी, और एक एंडोजेनेटिक फोर्सेस, यानी हमारे खुद के बाहर के तत्व जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वह मैकेनिज्म ऑफ सोलर रेडिएशन। देखो, सन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए है, और उसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम है, जो कि हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके अंदर केमिकल प्रोसेस होती हैं जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है सन के अंदर, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सन का। अब हीट एनर्जी अर्थ में ट्रांसफ़र होती है इन फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन। बस ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ सोलर रेडिएशन। फिर हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। देखो, एक यूनिट एरिया में कितनी सोलर रेडिएशन आ रही है, उसका एवरेज हम लेते हैं सोलर रेडिएशन को, और ये एनर्जी सन से अर्थ तक आती है। तो तुमने एक छोटा सा बॉक्स लिया, उसमें तुमने देखा कि भाई कितनी एनर्जी आ पा रही है सन की रेडिएशन से यहाँ पे, और तुमने इसको कैलकुलेट करके बोल दिया कि यह है सोलर कांस्टेंट। और इसको मेज़र करने की जो यूनिट होती है कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। आगे हमारे जो अर्थ पे एवरेज सोलर रेडिएशन रिसीव होती है वो होती है 1.94 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और ये जो हमें मिल रही है ना, ये हमारे अर्थ के सरफेस में नहीं, ये हमारे एटमॉस्फेयर के टॉप मोस्ट पार्ट पे है। अब हम जानेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, सबसे पहले आती है गामा रेस या फिर एक्स रेस, जो कि 0.055 मतलब 0.005 से लेके 0.1 म्यू तक की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली होती है। उसके बाद आती है यूवी रेज जो होती हैं 0.2 से लेकर 0.4 म्यू तक की होती है। अब देखो, स्पेक्ट्रम को कैलकुलेट करने की जो यूनिट होती है ना, वो म्यू होती है, जो कि इंटेंसिटी को डिफाइन करती है। फिर हम बात करेंगे विजिबल रेस की, जो कि 0.4 से 0.7 म्यू तक होती है। फिर इंफ्रारेड रेस, जो कि 0.7 से 0.3 तक होती है। फिर हीट या फिर माइक्रोवेव, जो कि 3 से लेकर 3000 म्यू तक होती है। और द लास्ट इज रेडियो वेव्स, जो कि 3000 को एक्सीड कर जाती है। अभी ये तो इतनी सारी हैं, इसको याद कैसे रखोगे? तो एग्ज़ाम में नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि इनको सीक्वेंस में अरेंज करो, तो इनको याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। सबसे पहले हमारे पास गामा रे थी, जिसकी जो म्यू था वो सबसे छोटा था। लास्ट में हमारे पास रेडियो वेव आ गई, जिसका म्यू सबसे बड़ा है। इसको याद रखने का जिंगल ये है, सबसे पहले गामा, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, हीट या फिर माइक्रोवेव और रेडियो। तो जिंगल कुछ इस प्रकार है, जी एक्स यू वी इज़ मिस्टर। ऑल्दो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, लेकिन जी फॉर गामा, एक्स फॉर एक्स रेज, यू फॉर यूवी रेज, आई फॉर इंफ्रारेड, यहाँ वी फॉर विजिबल रेज है, एम फॉर माइक्रोवेव रेज, आर फॉर रेडियो वेव्स। और एक और जिंगल है, गाड़ी एक्स यू वी विजिबल इन माई रेंज। गाड़ी जी फॉर गामा रेज,
एक्स फॉर एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज और रेंज यानी आर फॉर रेडियो वेव्स। अब हम बात करेंगे हीट बजट की। तो हीट बजट, नेट हीट जो कि हमारे अर्थ पे आती है और हर अर्थ से बाहर स्केप होती है, यानी इनकमिंग और आउटगोइंग हीट जितनी होती है उस नेट को हम बोलते हैं हीट बजट। अभी इतने में हीट बजट ख़त्म नहीं होता। हीट बजट के कुछ टाइप्स हैं, लाइक हम हीट बजट से बताते हैं कब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कब ग्लोबल डिमिंग हो रही है, या फिर कब सब कुछ कांस्टेंट चल रहा है, सही चल रहा है। तो हीट बजट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। इम्पॉर्टेंट ऐसे होता है कि अगर इनकमिंग जो सन की रेस हैं इनकमिंग कम है और आउटगोइंग ज़्यादा हैं तो वो होगा ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि उसका मतलब ये है कि हमारी अर्थ के पास खुद के सोर्सेज हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी बन रही है, जिसकी वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। अब जो दूसरा है ना, उसमें ये होता है कि जो इनकमिंग ज़्यादा है, इनकमिंग है वो कम है और आउटगोइंग ज़्यादा है। पहले वाले में क्या हुआ था, इनकमिंग ज़्यादा थी आउटगोइंग कम थी, यहाँ इनकमिंग कम है आउटगोइंग ज़्यादा है। मतलब हीट अर्थ पे ट्रैप कम हो रही है और बाहर ज़्यादा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ग्लोबल डिमिंग हो रही है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है, पानी ज़्यादा जम रहा है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये हो गई ग्लोबल डिमिंग। अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें ना हीट बजट की, तो वो होता है द अमाउंट ऑफ रेज फ्रॉम द सन टू अर्थ, इनकमिंग रेडिएशन और आउटगोइंग रेडिएशन, बस। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज टेम्परेचर। देखो, इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, रेडिएशन जो कि हम सन से रिसीव कर रहे हैं। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, वार्मनेस बढ़ना या घटना उस इंसुलेशन को अर्थ पे आने के बाद, यानी अर्थ से हमने थोड़ी सी इंसुलेशन मिली हमें, हमने गैदर करी, उसके बाद उसकी वजह से या तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा यानी ग्लोबल वार्मिंग, या तो हमारा टेम्परेचर घटेगा यानी ग्लोबल डिमिंग। बस ये टेम्परेचर का जो रोल है ना, ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है और ज्योग्राफी में भी ये टेम्परेचर यूज़ होता है। फिर हमारे पूरे एटमॉस्फेयर का जो मेजर सोर्स है ना टेम्परेचर का, वो सन है। अभी जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अगर वो लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव करता है सन से, इसका मतलब ये है कि जो हमारा सन है उससे अभी हमें लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में एनर्जी मिल रही है। अगर शॉर्ट वेवलेंथ के थ्रू एनर्जी मिलती है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है बिना डिस्ट्रक्ट हुए या बिना डिस्टर्ब हुए, जिसकी वजह से हमें एनर्जी ज़्यादा फील होती है और हमारे अर्थ को एनर्जी ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें पहला पार्ट है कंडक्शन। इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है ना, वो पार्टिकल जो कि बॉडी के होते हैं उससे ट्रांसफ़र होती है, यानी तुमने किसी चीज़ को टच किया जिसकी वजह से दूसरी चीज़ गर्म हो गई, ये नॉर्मल भाषा में कंडक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे पास एक गैस है, जो तुम अपने घर में गैस स्टोव यूज़ करते हो, गैस स्टोव है, उस पर तुमने भगोनी रखी। अब भगोनी तुमने गर्म करी फ्लेम ऑन करके, तो उसका जो सबसे नीचे वाला बॉटम बेस है वो गर्म होगा, लेकिन उसके साथ साथ तुमने नोटिस किया उसका टॉप बेस जो है, जो टॉप पॉइंट है, वो भी गर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हीट तो नीचे वाले को ऊपर कैसे पहुँची, दिस इज़ कंडक्शन। अगर तुम किसी चीज़ को टच में रखते हो ना, या फिर वो चीज़ जुड़ी हुई है, तो वो चीज़ जो उसके साथ जुड़ी हुई है वो भी गर्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, तुमने देखा होगा, अगर तुमने कभी कुकिंग करी है, जैसे मैं तो करता रहता हूँ, अगर तुमने कभी कुकिंग करी है तो तुमने कढ़ाई में कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाई और चम्मच उसमें छोड़ दी, तुम थोड़ी देर बाद आए, चम्मच को हाथ लगाया, तुम्हारा हाथ जल गया, चम्मच भी गर्म हो चुकी थी। अब तुमने बोला कि भाई मैं तो कढ़ाई गर्म कर रहा हूँ, चम्मच तो गर्म करी नहीं। तो यहीं पे हीट बजट मतलब कंडक्शन काम आता है। अगर कोई चीज़ गर्म हो रही है और उसके साथ तुमने कोई कंडक्टर टच कर रखा है, तो उसकी हीट, उसके इलेक्ट्रॉन्स, उसमें आयन जो हैं, उसका ट्रांसफ़र इक्वल दोनों में हो जाएगा। तो दोनों चीज़ साथ में गर्म होंगी, साथ में चार्ज होंगी, साथ में आयनाइज होंगी। द नेक्स्ट इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में ऐसा होता है कि भाई कोई चीज़ किसी गैस की वजह से, किसी फ्लूइड की वजह से गर्म हो जाती है। अब ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आसान तरीका ये है कि तुम देखना, गर्मियों के टाइम पर गर्म हवा एक जगह से दूसरी जगह बहती है, जिसकी वजह से वो एक जगह तो गर्म करती है, साथ में दूसरी जगह को भी गर्म कर देती है। तो इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। फिर बात आती है रेडिएशन की। रेडिएशन जैसा हमारा सन की रेडिएशन हमारे अर्थ को गर्म कर देती है, ये वही रेडिएशन है। रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं लगता,
कन्वेक्शन को ऑकर होने के लिए फ्लूइड या फिर लिक्विड चाहिए होता है, लेकिन कंडक्शन अगर ऑकर करवाना है तो तुम्हें फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए होगा। द नेक्स्ट वी हैव इज फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर। फर्स्ट इज लैटिट्यूड। देखो जी, लो लैटिट्यूड पे हाई टेम्परेचर होता है, नॉर्थ टू साउथ 0 से 30 डिग्री तक, और हाई लैटिट्यूड पर टेम्परेचर कम होता है 60 से 90 लैटिट्यूड पर। अब डे और लाइट, डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो भी हमें इफेक्ट करता है। लाइक समर में डे बड़े होते हैं, नाइट छोटी होती है। विंटर में डे छोटे होते हैं, नाइट बड़ी होती है। तो समर में गर्मी में हमें ज़्यादा इसलिए लगती है कि डे बड़े होते हैं, सन की हीट हमें ज़्यादा रिसीव हो रही है तो दिन ज़्यादा गर्म हो जाएगा। रात छोटी है तो ठंडा कम होगा। अब विंटर्स में द अपोजिट केस। द नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। लाइक हमारा जो सन है वो यहाँ है, और हमारा जो अर्थ की ऑर्बिट है वो एक इलेप्टिकल है, और एक इलेप्टिकल शेप में दो फोकस होते हैं, तो हमारा सन एक फोकस पे प्रेजेंट है। अब जो छोटा वाला डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं पेरीहेलॉन, जो लंबा वाला डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एपीहेलॉन। और छोटे वाले डिस्टेंस पे अगर यहाँ पे अर्थ आ गई तो इसको बोलेंगे पेरीजी, पेरीजी पोजीशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पर देखना टेम्परेचर ज़्यादा होगी, सन से अर्थ बहुत पास है, और यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा क्योंकि सन से अर्थ बहुत दूर है, तो ये हो जाएगा एपीहेलॉन। और जब यहाँ पे अर्थ होगी ना तो उसको बोलेंगे एपीजी। अगला है मेटेरोटिक डस्ट। मेटेरोटिक डस्ट मतलब मेरा मतलब मेटेरोटिक डस्ट जब इंक्रीज़ होती है तब टेम्परेचर घटता है। देखो यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे सन है, बीच में आ गई मेटेरोटिक डस्ट, जिसकी वजह से सन की रेज़ की जो इंटेंसिटी है हमारी अर्थ तक आने पे थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि बीच में डस्ट पार्टिकल्स आ गए थे। इसने उस सन की एनर्जी को खुद ने एब्जॉर्ब कर लिया या फिर कहीं और रिफ्लेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से हम तक जो एनर्जी आ रही थी वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है। अगला है एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट। अगर हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, पहली लेयर, जो कि 0 से लेके 15 किलोमीटर की रेंज में आता है, यहाँ पर जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। दिस इज़ बिकॉज नीचे ना हमारे ट्रोपोस्फेयर में हार्मफुल और साथ ही साथ वो गैसेज होती हैं जो कि सन की रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो नीचे वाला एरिया है वो गर्म हो जाता है, और ऊपर ये गैसेस प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि हैवी नहीं होती, इसलिए ऊपर ये गैस बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट होती है। दैट्स वाई अगर हम ऊपर जाएंगे खुद से थोड़ा बहुत, यानी ट्रोपोस्फेयर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो वहाँ पे ट्रोपोस्फेयर के लोअर पॉइंट पे यानी अर्थ सरफेस पे जो टेम्परेचर है उससे बहुत कम टेम्परेचर ऊपर हमें मिलेगा। द नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। लाइक हम अगर बात करें दिल्ली की, तो इट इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द सी। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है मिनिमम 5 डिग्री पहुँच जाता है और मैक्सिमम 28 डिग्री सेल्सियस। देख लो डिफरेंस कितना ज़्यादा है, पूरे के पूरे 43 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर डिफरेंस आएगा। लेकिन गोवा की बात करें तो गोवा में मिनिमम जो टेम्परेचर पहुँचता है ना वो पहुँचता है 19 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम पहुँचता है 28, क्योंकि सी के पास है। यहाँ पर तुमने देखा कि डिफरेंस तो बहुत कम है, यहाँ पर सिर्फ 9 का ही डिफरेंस है। तो इसीलिए डिस्टेंस फ्रॉम द सी हमारे जगह के टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। इसी को हम बोलते हैं द इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंट लाइन एंड इम्पैक्ट ऑफ मैरीटाइम। जो अगला है वो है नेचर ऑफ ग्राउंड, यानी कि हमारा जो ग्राउंड है उसका एल्बिडो यानी कि पावर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। सपोज़ तुम चले गए एटलांटिक यानी कि साउथ पोल पे बर्फ़ी और जमी हुई है, तो वहाँ पे जो एल्बिडो है बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि वहाँ पे पावर ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है। सिंस हमारी जो बर्फ़ है वो पूरी वाइट होती है, तो सन की जो रेज़ आती है ना उनको रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो खुद एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करती। लेकिन वहीं पे अगर हम चले गए एकदम इक्वेटर पे, जैसे कि हमने मान लिया ब्राज़ील, तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीन है वो ब्लैक है, और ब्लैक है इसलिए वो अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पे रात में भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दिन में भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पे वाइट कलर की कोई ज़मीन होती है, वाइट कलर का कोई एरिया होता है, तो ये भी रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा करता है, और साथ में यहाँ पे गर्मी कम होती है, क्योंकि ये अपने अंदर कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ब्लैक है, सैंड सॉइल ब्लैक है, इसकी वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान में तुम देखना जहाँ रेगिस्तान है, एक चीज़ याद रखना, पूरे राजस्थान में रेगिस्तान नहीं है। हनुमानगढ़,
अजमेर, बाड़मेर, इन जगहों में थोड़ा बहुत रेगिस्तान मिल जाता है। खैर बाड़मेर तो मेरे तो फिर भी कम है, अजमेर में भी कम है, लेकिन हनुमानगढ़ में रेगिस्तान अच्छा खासा है। यहाँ पे जो सैंड है वो कुछ इस प्रकार है कि उसका एल्बिडो कम है, जिसकी वजह से दिन में वो बहुत ज़्यादा हीट अपने ऊपर लेती है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, मतलब उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती, और उसी टाइम पे वो हीट बाउंस बैक कर जाती है, जिसकी वजह से दिन में हमें वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन रात में उसने अपने अंदर कोई हीट रखी नहीं, तो वो गर्म हुई नहीं। दैट्स वाई रात में वहाँ पे इतनी ठंडी पड़ती है कि वहाँ पर कई बार सर्दियों में बर्फ़ गिर जाती है। दिस इज़ द रीज़न वाई वी कैन नोटिस अ वेरी हाई टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट इन डेजर्ट्स और इन सैंड्स। अभी देखो भाई, जो स्नो का एल्बिडो है ना वो 90% होता है, सैंड का 70% होता है, वेट ग्राउंड का 10% होता है, क्योंकि वेट ग्राउंड बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। साथ में जो ब्लैक सॉइल होती है उसका सिर्फ 6% होता है। तो ब्लैक सॉइल में अगर तुम खड़े हो दिन में तो तुम्हें गर्मी कम लगेगी, लेकिन रात में वो गर्मी, मतलब जितना ठंडा होना चाहिए ना रात में उतना होगा नहीं। अगला है प्रिवेलिंग विंड्स, यानी कि लू। लू क्या होता है तुम जानते ही हो। लू इज़ अ फॉर्म ऑफ विंड जो कि गर्म हवा को बेसिकली कहते हैं, और ये वेस्ट बंगाल और हमारे पूरे के पूरे वो सारे स्टेट्स जो कि इक्वेटर पे, नॉट इक्वेटर लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो स्टेट्स आते हैं वहाँ पे हम लू को फेस करते हैं, और लू वहाँ पे ज़्यादा चलती है। जैसे राजस्थान में लू बहुत ज़्यादा होती है, एमपी में लू होती है, वेस्ट बंगाल में लू होती है। तो इट इज़ नथिंग बट द नेम ऑफ द विंड, और ये वार्म विंड होती है, तो ये हमारे टेम्परेचर को इफेक्ट करती है। द नेक्स्ट वी हैव इज ओशन करंट, लाइक वार्म करंट, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, और कोल्ड करंट, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। वर्टिकल मतलब हाइट, मतलब किस हाइट पे टेम्परेचर का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने कुछ देर पहले देखा था पिछली क्लास में कि 1 किलोमीटर की हाइट पे अगर अपन रेस करेंगे तो हमारा टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में पूरा 6.48 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। ट्रोपोस्फेयर में कम होता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है, फिर मीज़ोस में दोबारा कम होता है, फिर थर्मोस में दोबारा बढ़ता है, और मीज़ोस में कम होता है, मेरा मतलब एग्जोस में कम होता है। और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। लेकिन वहीं पे विंटर्स में ये जो चीज़ है ना ये थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि विंटर्स में हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। विंटर्स में अगर हम हाइट बढ़ाएंगे तो हमारी जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, और हाइट कम करेंगे तो टेम्परेचर कम होगा। यानी कि यहाँ पे 6.48 की रेट से हर किलोमीटर पे टेम्परेचर बढ़ेगा सर्दियों में, और जितना नीचे जाएंगे उतना कम होगा। इसको हम बोलेंगे नेगेटिव लैप्स रेट। नेक्स्ट टॉपिक, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। इक्वेटर से पोल पे टेम्परेचर कम होता है, इक्वेटर से अगर हम पोल पे जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। लोअर लैटिट्यूड पे टेम्परेचर हमेशा बढ़ता है, हायर लैटिट्यूड पे टेम्परेचर कम होता है, और हाईएस्ट टेम्परेचर अल अजीज़िया या फिर लीबिया में होता है। अल अजीज़िया और लीबिया, ये दोनों जगह जो हैं ये दोनों की दोनों इक्वेटर पे आती हैं, और इक्वेटर पे हमेशा सन की रेस परपेंडिकुलर फॉल करती है, जिसके से टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। अब वीडियो एंड करते 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 आखिरी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि है आइसोथर्म के बारे में। आइसोथर्म क्या होता है? आइसोथर्म इज़ बेसिकली imaginary lines which are joining the place having same temperature. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बोला कि कुछ जगहों में सेम टेम्परेचर है, तो हमने वहाँ पे इमेजिनरी लाइंस बना दी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला कि भोपाल और मुंबई में और जयपुर में और कोलकाता में सेम टेम्परेचर है, तो मैंने अपने मन से मैप के ऊपर वहाँ पे लाइन बना दी। अब ये जो लाइन है ना ये हमें एक्चुअली में हमारे रियल वर्ल्ड में नहीं दिखेंगी, लेकिन ये सिर्फ मैप के ऊपर बनी है और इमेजिनरी है। हम बोलेंगे कि भोपाल, मुंबई, जयपुर और कोलकाता में सेम टेम्परेचर है, तो यहाँ पे हमने आइसोथर्म लाइन बना दी, बस ख़त्म। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट प्रेशर।